सी चीटिंग हुई है, लेकिन वो सत्य सत्य होता है, आप जानते ही हैं। लेकिन सत्य के रास्ते पर चलने वाले को वह प्रकृति अनेकों रास्ते निकाल देती है, और वैसा हुआ भी। और इन सारे झमेलों को झेलते हुए आज की जो स्थिति पूरे देश में बन रही है कार्यकर्ताओं की, मैं देख रहा हूं कि जो समझ और जो सोच पैदा हो रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा। बस आप लोग लगे रहिए। हम आज जो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है, यही सोच है कि जो ये 400-500 सालों से हमारे देश की लूटपाट हो रही है, ये किसी भी सूरत में बंद होनी चाहिए। और ये बंद सिर्फ एक ही सूरत में होगी, इसको आप लोग याद रखिएगा। सत्ता परिवर्तन से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये स्थिति सुधरेगी कैसे? तो व्यवस्था का जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस व्यवस्था में जो वर्तमान की व्यवस्था चल रही है, अगर इस व्यवस्था में आप भगवान को लाकर के उस कुर्सी पर बैठा दोगे, तब भी ये भूखमरी, ये गरीबी, ये बेकारी, ये शोषण कभी भी रुकने वाला नहीं है। ये जो मुद्रा आप देख रहे हैं, अभी हरीश भाई ने आपको समझाया रुपया क्या है। मैं कहता हूं रुपया ही लक्ष्मी है हमारे देश में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज भी इस देश में मुद्रा को लक्ष्मी के रूप में मान्यता प्राप्त है। घर घर में लोग इसको मानते हैं कि ये लक्ष्मी है। अच्छा, लक्ष्मी का स्वभाव क्या है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लक्ष्मी का स्वभाव क्या है, उसकी पहचान क्या है, तो लक्ष्मी का सिर्फ यह स्वभाव है कि जिसके घर में लक्ष्मी होती है उसमें कहीं किसी किस्म का अभाव नहीं होता है। कभी भी उसके पास अभाव नहीं रहेगा। अगर अभाव है तो इसका मतलब कि वो लक्ष्मी नहीं है। और हमारे देश को वह जो लक्ष्मी थी, उस लक्ष्मी का जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो हरण कर लिया। हमारी लक्ष्मी को हटा दिया और उसी रूप में किसको लाया? दरिद्र को ला करके बैठा दिया। और हमने मान लिया कि यही लक्ष्मी है। दरिद्र का क्या काम है, इसको भी जानिए। दरिद्र का काम है कि कभी भी आपको पूर्ण नहीं होने देना, मतलब अभावग्रस्त में रखना। कभी भी अभाव से ये दूर न हो पावे, ये इसका स्वभाव है एक दरिद्रता का। और ये जो रुपया आप देख रहे हैं, जो वर्तमान में चलन में है, ये रुपया नहीं है, यही षड्यंत्र है, यही सबसे बड़ी लूटपाट है। हमारे यहां तो रुपया चांदी का चलता था, और ये जो अंग्रेज चलाए, ये असल रुपया नहीं है। ये सिर्फ 92% की शुद्धता है, 8% इसमें भी मिलावट है, और सन 1940 में वो 50% की मिलावट कर दी गई। हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं समझाएंगे, आप सब लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो मिलावट की गई, ये लक्ष्मी का रुपया नहीं है। लक्ष्मी रुपया कौन सा है? तो जो पूरा 1 तोला शुद्ध चांदी होता है, और जिस मोहर में बिल्कुल शुद्ध
1 तोले की मुहर हो जिसकी कीमत 10 रुपया हो मुहर की, और रुपए की कीमत 1 रुपया हो, यह है लक्ष्मी की रूप। और ये रुपया आज चलन में आ जाए तो यह देश 5 से 10 बरस में सोने की चिड़िया हो जाए। एक झाड़ू लगाने वाला भी 10 लाख की गाड़ी से चलेगा। और सारी व्यवस्थाएं, चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुलट जाएगी। क्योंकि ये दरिद्र जब आया तो इसी ने सारी व्यवस्था को बिगाड़ दी। आज क्या है, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसा ही नहीं है, कहां से भर्ती लें, हम कहां से तनख्वाह देंगे। मैं कहता हूं बिना कर्ज लिए सबको काम दे दिया जाएगा, सबको नौकरी दे दी जाएगी। समय आने दीजिए, अभी मैं इस पे नहीं बोलूंगा। बिना कर्जा का और पूरा देश चल जाएगा और संवैधानिक व्यवस्था इन नौजवानों को दी जाएगी। कोई बेकार नहीं रहेगा। अगर बेकार है तो संवैधानिक रूप से जब उसमें व्यवस्था बन जाएगी उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये व्यवस्था कब होगी? या तो जब व्यवस्था का परिवर्तन होगा तब होगी। जब सच्चा रुपया अर्थात लक्ष्मी आएगी तो फिर किसी को कोई कमी नहीं रह जाएगी। अभी आप देखेंगे जो बुक बनी है नई वाली, इसमें तमाम चीजें बढ़ाई भी गई हैं। कैसे कैसे लूटा गया, गवर्नमेंट कैसे हम लोगों से झूठ बोलती है। एक किसान सन 1970 में जब अपना 1 कुंटल गेहूं बेचता था तो उसे 50 रुपए मिलती थी, और उस 50 रुपए को लेकर के जब जाता था बाजार में तो लगभग 2.25 ग्राम सोना पाता था। मैं सोने का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि गोल्ड स्टैंडर्ड ही माना जाता है आज के डेट में भी, इसलिए सोना, क्योंकि ये अन्य कोई धातु नहीं है। ये जो मुद्रा बना है या दुनिया की कोई भी मापक बनी है तो याद रखना आप, मात्रा और मात्रक के बिना, मैं बिल्कुल नई चीज बता रहा हूं आपको, नोट कर लेना, बिना मात्रा और मात्रक के बिना दुनिया का कोई भी मापक नहीं बन सकता। मात्रा क्या है और मात्रक क्या है? जैसे 1 किलोग्राम किसको कहते हैं? 1000 ग्राम को। 1000 क्या है? ये मात्रा है, और ग्राम क्या है? मात्रक है। तो बिना मात्रा और मात्रक का कोई दुनिया का मानक नहीं बन सकता है। फीट क्या है? दूरी की मापक है। फीट की मात्रा क्या है और मात्रक क्या है? तो 12 जो शब्द हैं ये मात्रा है, और इंच क्या है? वो मात्रक। ठीक उसी तरीके से रुपया क्या है? तो शुद्ध 1 तोला चांदी, 1 तोला क्या है? मात्रा है, और चांदी क्या है? मात्रक है। 1 तोला सोना क्या है? मात्रा है। और मोहर क्या है? या 10 रुपया, आप उसे 10 रुपया भी कह सकते हो या मोहर भी कह सकते हो। तो ये मोहर क्या है? सोना। 1 तोला यानी 11 ग्राम
664 मिलीग्राम, ये क्या है? मात्रा है। और गोल्ड क्या है? सोना, ये मात्रक है। ऐसे करके मोहर का निर्माण हुआ। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो मापक का निर्माण होता है, दुनिया के किसी भी मानक से अगर मापक बनाया जाता है, उसका जो मानक होता है वो स्थिरांक होता है। वो न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। लेकिन लुटेरों ने षड्यंत्र रच के हमारे देश की उस वैभवशाली, उस हमारे यहां जो धन और संपदा देखा, तो अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन सबों ने सोचा कि अगर ये धन हमें मिल जाता तो हमारे देश की किस्मत खुल जाती। तो जितना पार लगा उन्होंने लूटा। और इस लूट के बारे में हमारे देश के मूर्धन्य विद्वान और देशभक्त राजीव भाई दीक्षित ने, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि उनको जरूर सुनो। उनके तमाम कैसेट हैं। हर क्षेत्र के बारे में उन्होंने गहन शोध किया है और उनकी जो बातें हैं वो 100% सही हैं। उसमें कहीं उंगली भी उठाने लायक जगह नहीं है। तो जब उन्होंने जो लूट का पर्दाफाश किया सैकड़ों जहाजों से, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे करके हमारे देश को लूटने के लिए ऐसे तो ले ही गए। ये जो सोने और चांदी के हमारे देश में भरपूर रुपए थे, आप याद रखिएगा और इतिहास उठा के देखिएगा। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में न तो बेरोजगारी थी, न कोई महंगाई थी, न कोई मुद्रा संकट था। ये सब कुछ बिल्कुल था ही नहीं। हां, प्राकृतिक आपदा जब आती थी तो कहीं फसल सूखा पड़ गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, ये सब चीजें हुआ करती थी। लेकिन ये जो आधुनिक संकट है आज का, मुद्रा संकट, ये महंगाई थोड़े ना है। इसको महंगाई नहीं कहा जाता। ये लूटपाट है, धोखाधड़ी है। रुपए को इन लोगों ने मापक के जगह पर वस्तु बना दिया। रुपया तो एक स्केल है, उसका थोड़ी ना बाजार में बाजार लगता है। मुद्रा बाजार आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये बताइए, वस्तु का बाजार होता है या वो स्केल का, मापक का बाजार लगता है? कभी किलोग्राम का बाजार आपने सुना है? कभी घंटा मिनट सेकंड का बाजार सुना है? तो फिर रुपये का बाजार कैसे? रुपया भी तो एक मापक है ना, तो उसका बाजार कैसे? देखिए, जब तक चांदी है तब तक आदमी चांदी कहेगा। लेकिन वही चांदी जब रुपये के रूप में ढाल दिया गया तो अब वो चांदी नहीं है, वो रुपया बन गया। उसका नाम भी बदल गया। अब कोई चांदी नहीं कहेगा, उसको रुपया कहेगा। वही सोना जिस रूप में ढल गया उसकी हार बन गई, तो उसी सोने को लोग हार कहेंगे। कान का झुमका बन गया तो लोग कहेंगे ये झुमका है सोने का। यानी जैसे जैसे रूप बदलेगा वैसे वैसे उसका नाम भी बदल जाता है। अभी मैं आपको बताऊं, लोहा है, खान से निकलता है, लेकिन वही लोहा जब साइकिल का रूप ले ले, कंपनियों में जाकर के जब वो साइकिल बन जाती है तो कोई नहीं कहता कि ये लोहा है। लोग कहते हैं साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये कार है, ये हवाई जहाज है, वगैरह वगैरह।
यानी जब वो उसका रूप बना दिया जाता है तो रूप के बाद ही उसका नामकरण होता है। तो ठीक वैसे ही सोने और चांदी का जब रूप बदल गया, अर्थात वो रुपये का रूप ले ली, स्केल का रूप ले लिया, तो अब वो रुपया कहलाने लगा। अगर स्टील का या काठ का या सोने का या चांदी का फिट बना दिया जाए, बिल्कुल फिट बन जाए, किसी से भी आप पूछेंगे ये क्या है, वो देख कर कहेगा ये तो फिट है, ये किलोग्राम है, चाहे किसी भी चीज का अगर उस आकार में है और वो अपने मानक के अनुसार है, तो आदमी यही कहेगा कि ये किलोग्राम है, ये फीट है। तो कहने का मतलब मेरा ये रहा कि मानक स्थिरांक होता है, उसके साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और इन लुटेरों ने उस मानक के साथ छेड़छाड़ किया और 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जो अपना एक्ट जारी किया वह कूटकरण करके किया और जो 1 संबंधे 10 था उसको 1 संबंधे 15 बना दिया। यह पहला कूटकरण है। रुपए में लगभग 8% की मिलावट की गई और मोहर में भी 8% की मिलावट की गई और मोहर की कीमत 10 रुपए से कितने कर दी गई, 15 रुपए। 50% की लूट। यह छोटी मोटी लूट नहीं थी, बहुत बड़ी लूट थी। आप सोचिए अगर आज 1 लाख रुपया 10 ग्राम का सोना है और कल ही उसको 1.5 लाख कर दिया जाए तो देश में अफरा तफरी मचेगी कि नहीं मचेगी। उस समय भी ये हुआ था और उस समय कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी और वहां लोगों ने खुलकर सड़क पे आ गए और इसका विरोध किया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने डंडों से, बंदूकों से उस आंदोलन को शांत कर दिया और ये एक्ट लागू की और उसके बाद ये लगभग 100 साल तक, ये 1940 में पहला कूटकरण हुआ और उसका तो आप बुक वगैरह में सब देखेंगे, ये सब कुछ हमने दिया है बुक में। 1940 में पहला कूटकरण किया गया और ये जो रिजर्व बैंक लाई गई सन 1925 में, ये जब हिल्टन यंग कमीशन भारत में लाया गया, मित्रों इस देश में एक ही व्यक्ति था जिसने शानदार और जबरदस्त विरोध किया और वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबरदस्त विरोध किया था उन्होंने। डॉक्टर कैंस और डॉक्टर अंबेडकर से वाक युद्ध होता है, डिस्कस होती है और उस डिस्कस में उस समय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, आज 100% वो बात सही हुई। उन्होंने उस समय कहा था, आज से 80-90 साल पहले 1925 में उन्होंने बोला था कि ये अगर स्वर्णमान को खत्म करके स्वर्ण विनिमय बान अगर लाया जाता है तो उसमें यह परेशानी आएगी कि अगर कोई शासक गैर जिम्मेदार हुआ तो वह इतनी नोट छपवा देगा कि पूरे देश में महंगाई का अंबार लग जाएगा, समाज में अफरा तफरी मचेगी और फिर यह देश अस्थिर हो जाएगा। आज मित्रों देख लो, बिल्कुल वही स्थिति आज आ गई और इस महंगाई को कोई रोक भी नहीं पाएगा।
आप ये मत समझना कि इस पार्टी के जगह पर वह पार्टी आ जाए, चाहे उस पार्टी के जगह पर वो आ जाए, कोई नहीं रोक सकता। कारण यह है कि महंगाई मांग और पूर्ति पर होती है। महंगाई मांग और पूर्ति पर होती है। जैसे किसी मार्केट में प्रतिदिन 50 कुंटल गेहूं की खपत हो और मान लो 1000 कुंटल आ गया, तो उसका दाम बढ़ेगा कि घटेगा? 50 कुंटल चाहिए और मान लो 100 कुंटल आ गया, तो उसका दाम घटेगा, क्योंकि मांग की अपेक्षा पूर्ति ज्यादा हो गई, उसका दाम घटना है। और मान लो 50 कुंटल प्रतिदिन की खपत है और 5 कुंटल ही आए, उस समय क्या होगा? तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी मांग है उसमें पूर्ति बहुत कम है। यह है महंगाई और सस्ताई का सिद्धांत। सैद्धांतिक तरीका यही है कि मांग और पूर्ति पर आधारित होती है महंगाई और सस्ताई। तो सन 1970 में एक किसान 1 कुंटल गेहूं बेचता था तो उसको 50 रुपया पाता था, और सोने में लगभग 3.25 ग्राम सोना, कितना पाता था? 3.25 ग्राम सोना पाता था सन 1970 में। जितनी भी सरकारें आई, सबने कहा किसानों हम तुम्हारी कीमत बढ़ा रहे हैं, हम तुम्हारी कीमत बढ़ा रहे हैं, और आज लगभग 2400 से 2500 के आसपास में गेहूं का रेट है। इसमें सोना कितना मिलेगा भाई साहब? 2500 में। जरा कल्पना कीजिए, 1 ग्राम सोने की कीमत लगभग 15,000 रुपया है। 15,000 है 1 ग्राम की कीमत। ये आधा ग्राम से भी कम अगर कहा जाए, आधा ग्राम भी कहां होगा, बहुत कम होगा, 100-200 मिलीग्राम के आसपास में ये होना। और ये गवर्नमेंट कहती है कि हमने किसानों का दाम बढ़ा दिया। बताइए ये किसान जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? इनको आपको समझानी है, उन मजदूरों को समझानी है कि भाई देखो तुम कैसे लूटे जा रहे हो। 70 में ये भाव था, आज ये है। सोना से आप उसकी तुलना कीजिए, इस बुक में हमने किया है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में कहना है। सुप्रीम कोर्ट का जज 1970 में 9,000 रुपया पाते थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और उस समय 9,000 रुपये का सोना 489 ग्राम मिलता था। कितना? 489 ग्राम सन 1970 में। एक जज वेतन के रूप में या तो 9,000 रुपया पाता था या सोना में 489 ग्राम सोना पाता था। जितनी भी सरकारें आई, सबने कहा जज साहब आपकी हम वेतन बढ़ा रहे हैं, और आज उनको वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख में कितना सोना मिलेगा? लगभग 1.5 से 15 से 20 ग्राम, हम 20 ग्राम सोना मान लिए। अच्छा एक बात बताइए, सन 1970 में 489 ग्राम, और आज वो पा रहे हैं 20 ग्राम। उनका वेतन बढ़ा है कि घटा है? जवाब दे। पूरा देश के लोगों से ये सवाल जाकर के खड़ा कीजिए। अब तो मुझे कहना है कि जज साहब आप तो हमारी लूटपाट बचा चुके, अब हम लोग आपकी लूट नहीं होने देंगे। अब हम आपकी लूट बचाने आए हैं। हम अब डीएम की लूट बचाएंगे,
हम एसपी की लूट बचाएंगे, हम हाई कोर्ट और जिले के जज की लूटपाट अब बचाएंगे। क्योंकि भैया आप किसानों का, मजदूरों का, आम जनता का तो कुछ सुने नहीं। आज 80-90 साल हो गया। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं तो आप लाठिए से पीट रहे हैं, तो अब हम आपकी लूट बचाएंगे और मरवाइए हमको गोली, चलवाइए लाठी, जितनी भी ताकत हो आप आजमा लीजिए, लेकिन हम आपकी लूट अब होने नहीं देंगे। क्योंकि आपकी लूट अगर बच गई तो मेरी लूट स्वतः बच जाएगी। आपने अगर अपनी भी लूट बचा ली तो मेरी भी लूट बच जाए। तो अब आपको यह लड़ाई इस स्तर पे लेकर के लड़नी। रही बात, मैंने बहुत सारी चीजें इस बुक में डाली है, आपके बीच में सिर्फ आपको जगाने आया हूं। और देखिए, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, आप ये मत समझिए ये जो देश के लुटेरे हैं ये भी हमारे में, आप में फूट डालेंगे। ये कम होशियार नहीं है। आप जितना सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, उससे ये आ गए। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। कोई कुछ भी कहे, मैं कहता हूं आप एक राष्ट्रभक्त हैं, आप एक कार्यकर्ता हैं, आपको जैसे रहना हो, जिस भी संस्था में जाना हो, बिल्कुल आप जाइए। और वहां अगर कथनी और करनी दोनों में एकाकार हो, जो कहता हो और करता हो, बिल्कुल आप उसका साथ दीजिए। लेकिन जिसकी कथनी में और करनी में अंतर हो, ऐसे व्यक्ति का साथ आप बिल्कुल मत देना। यह मैं आपको सुझाव दे रहा हूं और आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए, क्योंकि आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कोई भी हो, बिल्कुल आप फ्री हैं। आप किसी बंधन में एक देशभक्त किसी के भी किसी से बंधा नहीं रहता है। आप अंधभक्त कभी भी मत बनिए। आप इतना साहस रखिए कि अगर घनश्याम वर्मा से भी कोई गलती होती है तो सीधा उनसे कहा जाए, और सीधा आप कह सकते हैं कि वर्मा जी आपने ये गलत काम किया है, मैं सुधार तो करूंगा। इसलिए आप जो भी कार्यकर्ता हैं, आपको बड़ा सजग रहना है। और मुख्य रूप से आपसे दो एक बात और करनी थी कि देखिए, ये जो बुक है, आप लोग ये ना समझिएगा कि वर्मा जी यहां से चले गए, चाहे इतने दिन के बाद आ रहे हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपको मोटा मोटी एक बात बता दूं, हम कभी आज तक अस्थिर नहीं बैठे, इस काम में लगे रहे। बुक में बहुत सारी, पिछली बुक में बहुत सी कमियां थी, उसको सुधार किया गया और सुधार करके ये नए वर्जन के रूप में ये बुक तैयार की गई। और मैं आपसे अनुरोध ये जरूर करूंगा कि हर कार्यकर्ता के हाथ में ये बुक जरूर होनी चाहिए, हर कार्यकर्ता के हाथ में। क्योंकि ये बुक को पढ़ना और पढ़ाना, जब तक आप देखिए, ये ज्ञान युद्ध है, वैचारिक क्रांति है। ये लाठी डंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली कहानी नहीं है। और जब तक ज्ञान युद्ध में, जब तक आप पढ़ के कुछ समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई काम आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसके बारे में जानिए कि यह देश कैसे लूटा गया, कैसे लूटा जा रहा है। और अगर हम लोगों ने नहीं इसको रोका तो आने वाली पीढ़ी, मित्रों, बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए हम आपसे यह निवेदन करेंगे
कि आप इस बुक को पढ़ें, दूसरे को पढ़ावें, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें कि वह बुक उठा करके पहले पढ़े, क्योंकि इस बुक में ऐसी ऐसी चीजें दी गई हैं, बड़े बड़े विद्वान इसको पढ़े हैं और सबने बहुत ही प्रशंसा किया है। मैं जब सुनता हूं, उनका फोन आता है, तो मुझे लगता है कि चलो मेहनत सफल रही। हम अपने मुंह से बहुत कुछ नहीं इस बारे में कहना चाहेंगे। आप स्वयं पढ़ें, स्वयं अध्ययन करें और दूसरे को पढ़ावें, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्रांति है। अभी हम लोगों ने, आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट के समस्त जजों के पास यह बुक और बुक के साथ मेरा एक एप्लीकेशन भी है, उसमें एक निवेदन पत्र भी है, इन सब लोगों के पास भेज दिया गया है। केंद्रीय सरकार और तमाम जो देश के जिम्मेदार हैं उनके पास भी भेजी गई है और भेजी जा रही है। अभी बहुत सारे बुक भेजने हैं, इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप लोग इस बुक को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इससे जो भी पैसे आते हैं, अब जो अभी हम लोग मान लीजिए सैकड़ों प्रति भेजा गया है, वो अपने ही जेब से तो जा रहा है ना। तो ये जो बुक बिकती है, इसका जो पैसा आता है इन्हीं सब कामों में खर्च किया जाता है। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो आप कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़े रहें, जैसे अब तक खड़े हैं। भविष्य में भी अब थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप तैयार रहें। मुझे तो अब इतनी खुशी होती है कि मैं पहले 2-2 घंटे, 1.5 घंटे मुझे समझाना पड़ता था, बोलना पड़ता था, लेकिन अब आप लोग इतना रुपए के बारे में समझ चुके हैं और कार्यकर्ता भी थोड़ा बहुत इतनी जानकारी तो रख ही लिए हैं कि अब अच्छे अच्छे को पढ़ा रहे हैं। मैं खुद वीडियो में देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो आज हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में समझा रहे हैं और बता रहे हैं। आप ये कतई मत समझो, कभी भी दिमाग में ये आप लोग मत रखिए ये उस खेमे का है तो वो उस पार्टी का है, चाहे वो उस संस्था का है, बिल्कुल नहीं। जो भी देशभक्त है, मैं मानता हूं अगर वो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, अगर वो रुपए का काम कर रहा है, तो मेरा कार्यकर्ता है। मैं सीधा ये बात मानता हूं। इसलिए आप सबसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इस काम में लगे रहें। खत्म कर दूं। और मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे ये कहते हुए कि आप सब लोग जैसे लगे हैं, और मैं एक बात बता दूं, देखिए मुझे गर्व होता है कि हमें पीरू भाई जैसा एक ऐसा कार्यकर्ता मिला कि हम लोग जहां भी बुलाते हैं, आपका यह नेतृत्वकर्ता वहां तुरंत पहुंच जाता है। तो आपको इसके लिए हम बधाई देते हैं। और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनसे दूसरी बात कि ये रुपए वाले मुद्दे में सबसे बड़ी चीज है, आज पूरे देश में लोन वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। उस पे हम लोगों ने गहन शोध किया है। तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उन सबके साथ, क्योंकि जितने भी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें जो निकल करके आई सामने, उसमें अब आगे क्या किया जा सकता है, इस पे शोध कार्य भी हुआ है और शोध हो भी रहा है। और हम लोग इस काम को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिसमें रुपए की कमी महसूस होगी। इसलिए अब ये सोचा गया है
कि बुक को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग फैलाएंगे तो उसकी अर्निंग, और देखा जाएगा अगर कहीं से कोई सेवा आ जाती है। हालांकि आज तक अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आगे की जो लड़ाई है वो बहुत गंभीर लड़ाई है। इसलिए अभी से जब हम तैयारी करेंगे और तैयार रहेंगे तो हमारी लड़ाई बिल्कुल आसान हो जाएगी। वो कहावत है ना कि आग लगने पे कुआं एक खोदना होता है, और एक पहले से ही आदमी तैयारी कर लेता है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि पहले से ही आप उसमें लगे रहेंगे तो कोई भी काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर आप समय का इंतजार करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, तो उसमें आगे चल के बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए अब हमने ये फैसला लिया है कि आप सबके बीच जाएंगे और अपनी बात को आपको समझाया जाएगा, और लोन से संबंधित ये जो रिसर्च हुए हैं उसके बारे में ये सोमदेव आर्य, आपको अगर लोन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप सोमदेव आर्य से सीधा संपर्क करें। हमारे नरेंद्र भाई हैं, अपना कार्यालय है ही है। अगर आपको दिक्कत आ रही हो कोई वैसी, तो सीधा आप कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए तो इतना बढ़िया आपका कार्यकर्ता ये पीरू भाई मिल चुका है कि आप ये समझ लीजिए कि ऐसे कार्यकर्ता पूरे देश में अगर 10 मिल जाएं तो बहुत कुछ हो जाएगा। हमें तो सुलझे हुए लोगों की जरूरत है। तो इसलिए हम आप लोगों से यह निवेदन करेंगे कि कर्ज से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके निदान के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं खुद ये बुला लेंगे और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आदरणीय वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो अलग जगाई है, इस अलग जगाने के पात्रता आप भी हो। पहले एक बात आई थी कि भाई अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन आज जो आचार्य जी ने समय रह के अपनी जिंदगी को मौत में बदल के जो कार्य किया है वो हम नहीं चुका सकते, हम चुका ही नहीं सकते। जिस प्रकार हीरे की परख चोरी कर सकता है, उसी प्रकार इनको समझने वाला, पहचानने वाला ही पहचान पाएगा। हम भावना में आके, आवेश में आके बातें नहीं कर रहे हैं। आज ये बातें बोल रहा हूं ना, 6 महीने साल भर में इनके ऊपर खरा उतरना तय हो पाएगा। बहुत मुझे गर्व है कि हमारा जो उज्जैन संभाग है, जो हमारे जो साथी है, जो लोग हैं, इन लोगों ने इस कदर से समझा है, जाना है। इनकी आत्मा जो पुस्तक है, रुपया मूल्य के मापे का शोषण का साधन, इसके अंदर जो वर्णन किया हुआ है, इनको बहुत गहराई से समझा है। और समझने के बाद हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके पात्रता भाई सोमदेव आर्य, भाई हमारा ओम प्रकाश जी जो गुजरात से हैं, मैं ओम प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगा। ये रिसर्च करते हैं। इनकी रिसर्च जो मैं आज कानून की बाध्यता से बचा रही है, जो ढाल की तरह खड़ी हो रखी है। नहीं तो प्रशासन आज बहुत ताकतवर है।
तो इनके प्रति जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य को समझे हम। उसके बाद सोमदेव भाई आएगा, सोमदेव भाई का सेशन होने के बाद आपको भोजन करवाया जाएगा, भोजन करने के बाद आप प्रस्थान करेंगे। तो ओम भाई आ जाओ। उसके बाद सोमदेव भाई आएंगे, आगे की जो कार्य प्रणाली रहेगी वो आपको बताया जाएगा। इनके नंबर भी दिए जाएंगे, लेकिन नंबर जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिले का है उसका है, वो नंबर मैं मेरे हिसाब से नंबर दूंगा आपको। हर किसी इंसान को फोन लगाने से काम नहीं होगा, किसको फोन लगाने से आपका काम होगा उसको फोन लगाना पड़ेगा। नमस्कार सभी साथियों को। यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे आए होंगे जिनको लोन की समस्या होगी। अगर आपको लोन की समस्या है तो वो तो अभी सोमदेव भाई हल कर देंगे, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ऐसा होगा, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे कि बैंक क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ARC करके एक आपको सोमदेव भाई बताएंगे। ARC करके एक तरीके से अब बैंक क्या करेगी, एक दूसरे प्राइवेट कंपनी को आपकी प्रॉपर्टी का ठेका दे देगी। ध्यान से समझना, अब उस प्राइवेट कंपनी को कोर्ट में भी जाने तक का वो अधिकार नहीं है। वो कोर्ट में भी वो नहीं जा सकती, उसको कोई माथापच्ची नहीं करनी, उसको बस आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया जाएगा। ARC करके नए रूल्स ला रहे हैं, क्यों? ताकि आपकी प्रॉपर्टी हड़पी जा सके। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन उनका क्या, जिनका लोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो क्या करेंगे बताओ? आपकी भी प्रॉपर्टी जाएगी। अगर आप लोग एकजुट ना हुए तो आपकी भी प्रॉपर्टी जाएगी, लिख के रख लेना। इसके पीछे कारण है भूमि अधिग्रहण कानून। मैं शॉर्ट में मैं बात खत्म करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको सोमदेव भाई की बात आपको सुननी पड़ेगी। जिनका लोन नहीं है उनकी भी जमीन जाएगी, उसका कारण है भूमि अधिग्रहण कानून। जहां पर कानूनी तौर पर जहां पर नेचुरल जस्टिस चलता है वहां पर नेचुरल जस्टिस, बाकी तो लेन देन और गुंडागर्दी तो चलती है भारत में, सब चल ही जाता है। साथियों, भूमि अधिग्रहण कानून अंग्रेजों का कानून है। मैं आप लोगों को बता दूं, 2011 में इसमें रिपिलेशन करके एक ऐसी चीज करी गई कि 70 से 80, जब राजीव भाई जब गांव जाके समझाते थे कि भूमि अधिग्रहण कानून, इसमें 70 से 80% लोगों की सहमति चाहिए होती थी, वो सहमति अब ऑप्शनल कर दी गई है। माने कुछ सेक्शंस को रिपील चेंज कर दिया गया है और उनके तहत अब ये एक ऑप्शनल बन गया है। ये ऑप्शनल क्या बन गया है, अब जरूरी नहीं है सरकार को आपकी सहमति लेने की जरूरत नहीं। 70 से 80% आपके गांव वालों की, आपके एरिया वालों की सहमति की जरूरत नहीं। सरकार यूं ही ऑप्शन कर देगी, आपको सिर्फ जमीन खाली करनी पड़ेगी। मजे की बात है, ऑप्शनल है। 2 ऑप्शन रखे गए थे जो मैंने कल बात करी थी, और हम लोगों को यही 70 से 80% वाली सहमति को अपने हाथ में लेने के लिए अपनी खुद की व्यवस्था के ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमारा कोई लोन नहीं है, तो एक बात याद में रखना, अगर सरकार कल को जाके कहती है कि ट्रेन की पटरी आपके गांव से बहुत अच्छी बनेगी, तो कल को जाके आपको आपके घर खाली करने पड़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बाप दादा की जमीन थी, आपकी पुश्तैनी जमीन थी, अगर वहां से रेलवे की पटरी गुजरेगी एज पर द भूमि अधिग्रहण कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट, उसके तहत में अगर सरकार को देश हित में लगता है, ध्यान से समझना, इधर कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही। आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक तो आपको मुआवजा मिलेगा, दूसरा आपको 70 से 80% की आप सहमति भी ले सकते हो। लेकिन अगर ये देश हित में हो रहा है, देखो भूमि अधिग्रहण माने के ये जो लैंड का जो कानून जो होते हैं ना, हमेशा केंद्र और राज्य सरकार, पहले केंद्र और राज्य सरकार को क्या लगता था कि कंपनियां जो है ना वो हमारे राज्य में आएगी नहीं, तो इन्होंने ना अपने हिसाब से कानून पारित करा के, अपने हिसाब से रिप्लेशन करा के, ताकि कंपनी वालों को फायदा मिले, इसके तहत उन्होंने ये सारी चीजें करवाई है। अब आपको तो ये सारा आपके हाथ में तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने हाथ में नहीं लोगे, आपका लोन नहीं होगा, तो भी आपकी गांव की जमीन छीनी जाएगी। कल को जाके कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्री खुलेगी, आपको गांव खाली करना पड़ेगा। आदिवासियों की जमीनें खाली करी जा रही, क्यों करी जा रही है? इसी कानूनों के तहत करी जा रही। क्यों? रिपिलेशन कर दिया, ऑप्शनल।
और पैसा तो कितना मायने रखता है हमारे कोर्ट के अंदर, वो आपको बताने की, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वीडियो शूट हो रहा है, मैं मुंह पे नहीं बोल सकता। पैसा तो कितना काम में आ जाता है, मैंने तो देखा है पैसा हर किसी को बिका देता है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, और इसी को जानने के लिए, इसको डिटेल में समझाने के लिए, अगर आपका बैंक का मसला है तो सोमदेव भाई आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आपका कोई बैंक का वो नहीं है तो किस तरीके से संगठित आपको करना है ये भी सोमदेव भाई बताएंगे, बैंकिंग का सारा मैटर। लेकिन मैंने देखा है सोमदेव भाई के साथ में अगर उनकी बात सुनिए ना, तो एक थोड़ी अलग फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए होती है, वो ज्यादा अलग ही लेवल का उनका जोश है। तो मैं ये जोश चेक करना चाहता हूं, क्या आप लोगों में वो जोश है? तो मैं बोलूंगा इंकलाब। अगर मुझे वो जोश दिखेगा जिंदाबाद बोलने में, तो फिर सोमदेव भाई का कुछ बोलना, मुझे लगता है बोलने में कोई दम होगा। इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। तो मैं सोमदेव भाई से बोलूंगा, सोमदेव भाई आप आ जाइए। जिस भी साथी को पानी पीना है, बाहर टहलना है, वो टहल सकते हैं, क्योंकि मैं इजाजत आपको सांस लेने के भी बड़ी मुश्किल से दूंगा। आप लोगों के पास 2 मिनट है, 5 मिनट दे देता हूं। 1:40 पर हम सेशन शुरू करेंगे, फिक्स 1:40 पे।